दोस्तों, जंग के 17वें दिन आज अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है। पहली बार अमेरिका के सारे मित्र देश, सारे दोस्त ट्रंप की मदद करने से पीछे हट गए फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ट्रंप ने हॉर्मुज की खाड़ी का रास्ता साफ करने के लिए 7 देशों की मदद मांगी थी। और आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति, पहली बार दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। Like as an example, in many cases, they're NATO countries. We're always there for NATO. तो दोस्तों, इस जंग में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपने हाल देख लिया। और जो उनके साथी हैं, असली साथी जो हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नेतन्याहू साहब पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। और इधर 17वें दिन इस जंग में ईरान ने आज उस तरह हमले किए हैं, उस तरह के ताबड़तोड़ हमले किए हैं जो ना कभी दुबई ने सोचे थे, ना कभी इजराइल ने सोचे थे। अब इजराइल में जिस तरह से ईरान की 2-2 टन की सज्जिल मिसाइलें, ये जो आधुनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें जिस तरह से तेल अवीव पर गिर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे तेल अवीव ना हो, गाजा का कोई इलाका। पहली बार जो तस्वीरें आ रही, बड़ी मुश्किल से तस्वीरें तेल अवीव से आती हैं, लेकिन जो तस्वीरें दोस्तों मैं देख रहा हूं, रूह कांप जाती है। इस स्तर पर, इस बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। बिल्डिंग की बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो रही है। उधर गल्फ के फाइनेंशियल बेस, आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले दुबई का तो इतना बुरा हाल ईरान ने किया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। मोहम्मद बिन जायद ने भी नहीं की होगी, दुबई के जो बादशाह हैं उन्होंने भी नहीं की होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह हमला हुआ है, पूरी दुनिया, मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया है। और दुबई में तो लोग घर जोड़कर या तो शारजा जा रहे हैं, या फिर कोई रसेल खैमा जा रहा है, या फिर कोई सऊदी अरब जा रहा है, या फिर अगर जिसे मौका मिल रहा है देश छोड़ने का तो वो देश भी छोड़कर जा रहा है। ये हालत है, ये दहशत है, ये हड़कंप है। अब दोस्तों, अगर ईरान की हम युद्ध स्ट्रैटेजी देखते हैं, वॉर स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ ईरान की जो सेना, इस्लामिक सेना है, वो इजराइल में तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मोसाद के दफ्तर हों, या फिर पैरामिलिट्री के दफ्तर हों, या फिर सेना के ठिकाने हों, या सरकारी ऑफिसेज हों, ताबड़तोड़ मिसाइलें वहाँ पर गिर रही हैं और आयरन डोम रोक नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ गल्फ में जो टारगेट चुना है वो या तो दुबई है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है एक तरह से गल्फ की, या फिर फुजेरा है, जहाँ पर सबसे बड़ी पाइपलाइन गुजरती है अबू धाबी से लेकर फुजेरा तक। वहाँ भी बार बार हमले हो रहे हैं, आग ही आग है तेल के ठिकानों पर फुजेरा में। और तीसरी तरफ हॉर्मुज, ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है, पूरी तरह से इस वक्त ईरान की इस्लामिक नौसेना के नियंत्रण में, टोटल कंट्रोल है। जो शिप्स ईरान चाहता है वो वहां से निकलती हैं, जो नहीं चाहता है वो नहीं निकलती हैं। और इसीलिए ट्रंप परेशान है, दुनिया की मदद मांग रहे हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। और अगर आप इस सारे सिनेरियो को अगर एनालाइज करें तो ऐसा लगता है जंग के 17 दिन देखकर कि ये जो वॉर है, इसका जो कंट्रोल है, इसका जो नियंत्रण है, इसका जो लगाम है, अब ट्रंप के हाथ में नहीं है, अब इनके हाथ में। मुस्तफा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर। लेकिन दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो शख्स है, ये जो आदमी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया यही चला रहा है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यही है, सबसे बड़ा लीडर यही है, इसी सबसे बड़े लीडर के साथ दुनिया क्यों नहीं खड़ी? कोई भी क्यों नहीं खड़ा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव है इस जंग में, जहां पर ट्रंप अलग थलग दिख रहे हैं। और मैं इसलिए इस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि जिन देशों से मदद मांगी, ट्रंप ने मदद मांगी कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ आइए और हम मिलकर हॉर्मुज का जो रास्ता है, समंदर का ये रास्ता है, तेल की रूट का खोलते हैं। कोई देश क्यों नहीं साथ आया? जर्मनी जैसे दोस्त, ब्रिटेन जैसे दोस्त साथ क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं आप मुझे 2 सेकंड दीजिए, कम से कम ये जान लीजिए कि ये दोस्त ट्रंप को कह क्या रहे हैं। अब सबसे पहले चीन तो दोस्त ही नहीं है। ये ट्रंप की सबसे बड़ी मूर्खता थी कि वो चीन से मदद मांग रहे हैं। वो चीन जो 90% तेल ईरान से लेता है और सारी जो वॉर की स्ट्रेटजी है, और खासकर जो डिजिटल इनपुट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स हैं, सैटेलाइट का डेटा है, वो चीन ही दे रहा है।
उससे ट्रंप साहब मदद मांग रहे थे। इसलिए चीन ने कुछ भी नहीं कहा, न्यूट्रल है पूरी तरह से, बात ही नहीं सुनी मिस्टर ट्रंप की। तो चीन की बात करना बेकार है। लेकिन जापान एक बहुत पुराना साथी है, सहयोगी है। जापान ने कहा कि हम सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, हम सोचेंगे कि हमें हॉर्मोज की तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी जो प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचाई साथ देने में ट्रंप का। अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया और अमेरिका का तो मिलिट्री गठबंधन है एक तरह से। साउथ कोरिया अनडिसाइडेड प्रिफर्स ब्रॉडर इंटरनेशनल मैंडेट, अनडिसाइडेड, कोई फैसला ट्रंप की गुहार पर नहीं लिया। यूनाइटेड किंगडम, आप कह सकते हैं कजिन ब्रदर अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि साहब कंसिडरिंग लिमिटेड डिफेंसिव रोल कॉशियस अबाउट एस्केलेशन। हमको लगता है कि अगर हम आपका साथ देंगे तो ये जंग बढ़ जाएगी और कत्लो गारत ज़्यादा होगी, बहुत जान माल का नुकसान होगा। तो यूनाइटेड किंगडम पीछे हट गया। फ्रांस शुरू में मदद की बात कर रहा था, जो फ्रांस कह रहा है सपोर्ट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी बट नॉट अ यूएस वॉर कोलिशन। हम चाहते हैं कि समंदरी रास्तों पर कानून व्यवस्था रहे, लेकिन इस जंग में हम यूएस का साथ नहीं देंगे। जर्मनी, एक और सहयोगी अमेरिका का, रिफ्यूज मिलिट्री पार्टिसिपेशन। जर्मनी ने कहा कि भाई मिलिट्री के लेवल पर, सेना की कार्रवाई में हम साथ नहीं देंगे इस मुद्दे पर। और ऑस्ट्रेलिया डिक्लाइंड सेंडिंग नावल फोर्सेस, और ऑस्ट्रेलिया ने तो सीधे सीधे ना कर दिया कि हम अपनी नौसेना नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, ये हाल है ट्रंप का, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया उनके हाथ में है और 4 दिन के अंदर वो ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, निज़ाम बदल देंगे। अब दोस्तों, जो बड़े सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबकी ज़ुबान पे, सबके जहन में, आगे क्या होने जा रहा है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान हॉर्मुज़ की खाड़ी पर अपना जो कब्जा है जमाए रखेगा, अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा हॉर्मुज़ की खाड़ी पर आने वाले दिनों में? और या फिर दूसरा सवाल, क्या अमेरिकन नेवी, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, कई बड़े जंगी जहाज जिसके पास हैं, ये जहाज अल्टीमेटली हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या, या पीछे जैसे हट रहे हैं ऐसे ही हटते जाएंगे? और सवाल नंबर 3, कि अगर इस लड़ाई में, इस जंग में, हॉर्मुज़ की जंग में, समंदरी रास्ते की जंग में, अगर अमेरिका पीछे हट गया, अगर अमेरिका सरेंडर रहा, जिस तरह से सरेंडर दिख रहे हैं आज, अलग थलग दिख रहे हैं ट्रंप, अगर अलग थलग रहा अमेरिका, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या जंग है, उसका जो कंट्रोल है अमेरिका के हाथ से, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, ईरान के हाथ में आने वाला है? फिर ईरान ही सारे फैसले करेगा। और सवाल नंबर 4, ये भी सवाल बड़ा अहम है, क्या दुबई पर हमले ईरान के जारी रहेंगे? क्या दुबई पर हमले ईरान के जारी रहेंगे? और जारी रहेंगे तो क्यों रहेंगे? जब सऊदी अरब पर अटैक नहीं हो रहा, ओमान पर अटैक नहीं हो रहा है, कुवैत पर अटैक कम हो रहा है, कतर पर कम हो रहा है, दुबई पर ही हमले क्यों बढ़ रहे हैं? अभी सारे सवाल मैंने आज ईरान में जो प्रोफेसर हैं ज़मीर अब्बास, उनको इस शो में बुलाया, सारे सवाल उनसे किए। उनसे इसलिए किए क्योंकि जो खामनाई, जो नए खामनाई हैं, उनका जो निज़ाम है उसके बहुत क्लोज हैं प्रोफेसर ज़मीर अब्बास साहब। हैं तो हिंदुस्तानी, लेकिन ईरान में रहते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, कुम से, ईरान के शहर से सीधे लाइव हो रहे हैं। अब मैं प्रोफेसर ज़मीर असली सवाल पर आ रहा हूँ। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर वहाँ के रक्षा मंत्री और ट्रंप दोनों ने ये कहा है, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, कि ये जंग जो है वो अमेरिका जीतने के बहुत करीब है और ज़्यादातर मिसाइल सेंटर वो ईरान के नष्ट कर दिए गए हैं। जो आर्मी है, सेना है, इस्लामिक सेना और रेगुलर सेना, उसकी भी कमर तोड़ दी गई है और बहुत जल्दी विक्ट्री अमेरिका को मिलने जा रही, क्योंकि गोला बारूद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो क्या ये सच्चाई है कि गोला बारूद ईरान का ख़त्म हो रहा है, मिसाइल पावर जो है वो आधी से कम रह गई है, या हकीकत कुछ और है? तो हाँ, हम लोग तो ट्रंप को दावत दे रहे हैं कि भाई आप जंग जीत चुके हो। 2 हफ्ते में उन्होंने 9 बार कहा है कि हम जंग जीत चुके हैं। तो आप तेहरान आ जाए, आपकी ताजपोशी कराई जाए, यहाँ पर आपके साथ जो है ताजपोशी कराई जाए, यहाँ पर आपका जुलूस निकाला जाए तेहरान में कि भाई आप वेलकम किया जाए आपका। जब आप जंग जीत ही गए हैं तो ईरान की जो मिसाइल्स कल सिज्जील भेजी है, वो किसने भेजी है? चीनों ने भेजी है। जो इनके ऑयल टैंकर्स और होर्मुज में ये नहीं घुस पा रहे हैं, भाई इन्होंने तो क्लेम किया था हमारे पास अब्राहम लिंकन है।
अब्राहम लिंकन इस वक्त ईरान से 1000 किलोमीटर दूर जाके खड़ा है। यूएसएस जेरार्ड जो है वो रेड सी में इस वक्त कह रहे हैं कि फंक्शनल नहीं है। तो ईरान ने तो इनकी ये हालत कर दिया है कि नजदीक आने को डर रहे हैं। तो अगर अमेरिका जीत चुका है और अमेरिका ने सब कुछ खत्म कर दिया, तो टेलवीव को कहें कि भाई मीडिया के ऊपर सैंक्शंस हटा दें, मीडिया जहां चाहे वहां पर रिकॉर्ड करे। जैसे हम ईरान में आप कहीं पर भी जाए आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेलवीव में नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बुरी मार पड़ रही है। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप ईरान से लाइव हैं और ये जो मुस्तफा खामनेई का निज़ाम है उसके बहुत करीब हैं, आप स्थितियों को देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त स्थिति क्या है? क्या गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, और क्या ईरान ये लंबी जंग की तैयारी कर रहा है? स्थिति क्या है इस देखिए, वक्त? 54 वेव्स अभी तक हो चुकी हैं और हर रोज तकरीबन आप 14 दिन में 54 वेव्स अगर करेंगे तो तकरीबन 3 से 4 वेव डेली मिसाइल्स की और ड्रोन्स की ईरान से जाती हैं। और ईरान में जो आर्मी जनरल है उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो मिसाइल्स को इस्तेमाल किए वो 10 साल पहले वाली थी, असली मिसाइल्स तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किए। असली मिसाइल्स अब अब वक्त आ गया हम यूज करेंगे। जो इनकी क्योंकि ईरान ने क्या किया, इनके जो रेडार्स थे, एंटी मिसाइल रेडार्स थे, थार्ड सिस्टम थे, इसको सबको ईरान ने मार दिए। तो अब इनकी आंख खत्म हो गई है, अब इनके रेडार्स और सेंसर्स जो है वो काम नहीं कर रहे। अब ईरान असली मिसाइल्स मार रहा है और कल ईरान ने सिज्जील मिसाइल मारा है जिसके अंदर 2 टन की कैपेसिटी है, 2 टन से ज्यादा वो बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। और उसके यानी वो ईरान की एक भारी मिसाइल है जो कल मारी है। अभी तक टेल अवीव से उसके फोटोज और वीडियोस नहीं आए, जब वीडियोस आएंगे तो पता चलेगा कि क्या हालत है वहां पर। नहीं, लेकिन ज़मीर साहब, आप तो जो मिलिट्री के लोग हैं उनके भी टच में हैं, आप ईरान में ही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ईरान 1-1.5 महीने तक ये जंग लड़ सकता है? अगर ये जंग लंबी खिंचती है, क्या 1.5-2 हाँ, मैं महीने मिलिट्री ईरान? वालों से जी। पर्सनली तो टच में नहीं हूं, लेकिन जो मैं एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर ईरान में है उनसे मैं आपको बता दूं कि जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि 10 साल तक के लिए ईरान के पास गोला बारूद है। 10 साल तक के लिए अगर 10 साल जंग चलेगी तो ईरान के अंदर कोई सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईरान का सप्लाई चेन स्ट्रांग है। जेरूसलम में इजरायली न्यूज़पेपर में छपा था कि ईरान ड्रोन्स ऐसे बनाता है जैसे कोई दूसरी कंट्री में कोई ब्रेड बनाता हो। यानी ईरान में ड्रोन्स की कैपेसिटी ऐसी है जैसे दूसरी कंट्री में ब्रेड बनाने की कैपेसिटी हो, क्योंकि बहुत सस्ता है, टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, ईरान ने उसको डेवलप किया है, खुद ईरान की खलाकियत है, क्रिएटिविटी है और ईरान उसको बहुत आसानी से बनाता है। तो चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो, ईरान के अंदर वो इतनी है कि ट्रंप को ये भीख मांगनी पड़ रही है पूरी दुनिया से कि आओ हमारी मदद करने के लिए। अगर वो जीत रहे थे और ईरान के सब कुछ खत्म हो गया तो उनको तो अंदर आ जाना चाहिए ना। वो तो कह रहे थे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे, हम अपनी मिलिट्री जमीन पर लेके आएंगे, तो लेके आए मिलिट्री जमीन पर। क्या क्यों, यानी उनको क्या चीज रोक रही है सिवाय डर और खौफ के? उनको क्या चीज है? कल मैंने पीट हेग्सेट का जो इंटरव्यू देखा, आपने भी शायद देखा होगा, कि वो मीडिया वालों को डांट रहे हैं अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि तुम लोग हमारी बात नहीं सुनते हो, तुम लोग जंग में हम लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं बता रहे हो, तुम लोग ये बता रहे हो कि हम हार रहे हैं। यानी अमेरिकन मीडिया बता रहा है कि अमेरिका ये जंग हार रहा है। और फिर वो उनको डांट के कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल ट्वीट किया है कि हम तुम्हारे कैंसिल कर देंगे मीडिया के लाइसेंसेस अगर तुम जंग में वो नहीं बताओगे जो हम बता रहे हैं। तो अगर वो जीत रहे हैं तो भाई जीत जाओ ना, आ जाओ इधर ताज। आप ताजपोशी के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, समझ गया। अगर वो जीत की स्थिति में है तो फिर वो जापान, चाइना, जर्मनी की मदद क्यों मांग रहे हैं ऑलमोस्ट स्टेट को खुलवाने के लिए? ठीक है, और वो मना भी कर रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं और मदद दे भी नहीं रहे। मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पे आ रहा हूँ। इधर हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब पे आपका हमला नहीं है, आपका हमला ईरान का ओमान पे नहीं है, कुवैत में हमले कम हो रहे हैं, कतर में हमले कम हो रहे हैं, तो फिर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि ईरान पीछे पड़ गया? कल इतनी भयानक जो है बम्बार्डमेंट आपने वहाँ एयरपोर्ट पे कर दिया। फिजेरा जो उनका सबसे बड़ा ऑयल का जो एक हब है जहाँ से पाइपलाइन जा रही है अबू धाबी की, और ये बहुत दुनिया की एक बहुत ही आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है जहाँ से तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल का तेल सप्लाई होता है। उस पाइपलाइन पे आप हमला कर रहे हैं, ईरान हमला कर रहा है। तो भाई ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया प्रोफेसर साहब, जमीर साहब, ऐसा क्या कर दिया कि पीछे पड़ गए?
जी, क्या राज पहली है? चीज तो ये है कि जो हमले हुए हैं उसमें दो किस्म के, एक वो है जो ईरान कह रहा है हमने मारा है, और एक दूसरा है वो जो ईरान ने क्लेम नहीं किया है। ईरान कह रहा है कि हमने मिलिट्री साइट्स पे मारा है, बैंक्स पे, उन बैंक्स पे मारा है जिन बैंक्स को पहले से ईरान ने अनाउंस किया था। तीसरा, जो लास्ट ईरान पे हमला हुआ है खर्ग आइलैंड पे, उसके बारे में मैं एक चीज क्लियर कर दूं ताकि व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए कि जो खर्ग आइलैंड पे हमला हुआ है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि वो यूएई की जमीन से हमले हुए तमाम। तो अगर यूएई अपनी जमीन दे रहा है अमेरिका को अटैक करने के लिए, तो नेचुरल सी उनको जवाब भी दिया जाएगा। ये ठीक बात है कि ईरान जो है वो लगातार वार्निंग दे रहा है दुबई में, अबू धाबी में, कि उन जगह जहां पर अमेरिकन कंपनीज हैं, बेसिस हैं, वहां से जगह खाली कर दीजिए। ठीक है, आप दुबई खाली करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर हमले अमेरिका के सैनिक कर रहे हैं तो ये जो बदला है, ये जो हमले हैं, ये दुबई पे क्यों हो रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था। कि दुबई में उनके बेसेस है ना, दुबई में उनके मिलिट्री बेसेस हैं, दुबई में उनके आईटी हब्स हैं, दुबई में उनके फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। जो अमेरिका पूरी जंग लड़ रहा है वो कहां से लड़ रहा है? उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? दुबई के फाइनेंस सेंटर से। उनको आईटी सपोर्ट कहां से मिल रहा है? वो दुबई के आईटी सेंटर से मिल रहा है। उनके पास पोर्ट्स पे उनके वेपन्स कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? दुबई के पोर्ट से हो रहे हैं। ईरान पे हमले कहां से हो रहे हैं? दुबई से हो रहे हैं। जब वो यूएई जंग में शामिल है और वो जमीन से अमेरिका हमले कर रहा है, तो डेफिनेटली उसी जमीन पे जवाब दिया जाएगा जहां से हमले हो रहे हैं। इसमें लोगों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होना चाहिए कि अगर यूएई की जमीन अमेरिका को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, वहां के पोर्ट्स और वहां के डॉक्स जो है उनके वेपन्स को उतार रहे हैं, वो सब जगह फैला रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जहां से वेपन्स आ रहे हैं, जहां से हमला हो रहा है, वही जवाब दिया जाएगा। इसमें एक वॉर के अंदर एक नेचुरल सी चीज है, इसमें कोई ताज्जुब की बात मुझे नहीं लगता ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब कि अब इस वक्त इस मुकाम पे जहाँ मतलब ये लग रहा है कि ईरान थोड़ा सा हावी है इस जंग में, और ये जो वॉर का जो रिमोट है वो ट्रम्प के हाथ में नहीं है, अब मुस्तफा खामनाई के हाथ में। तो जब बाजी अपने हाथ में होती तो वही वक्त जो है सही होता है। मोदी जी भी हमारे यहाँ कहते हैं यही समय है, सही समय। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईरान की कुछ शर्तें हैं, एक दो तीन, और वो शर्तें अगर अमेरिका मान ले तो क्या आप ये जंग खत्म कर सकते हैं? तो वो शर्तें क्या है, मैं ब्रीफ में जानना चाह रहा हूँ इस वक्त। जी, ईरान की तरफ से क्लियर है कि जस्टिस होनी चाहिए। एक पहली शर्त यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में वो जगह, वो छावनी, वो मिलिट्री ठिकाने जहां से ईरान पर हमले होते हैं, वो तमाम रुक जाएं। दो, ओके। ईरान पे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पेट्रोल, जितने किस्म के सैंक्शंस हैं वो सब खत्म हो जाएं। ये दो। तीसरा, ईरान के ऊपर जो इलीगल हमला हुआ है और जो ईरान में नुकसान हुए हैं, अभी आज मैं पढ़ रहा था 54,000 ऐसी लोकेशन है जहां पर अभी तक नुकसान हुआ है, जो यहाँ के रेड क्रेसेंट है उसने अनाउंस किया है। इस तमाम नुकसान की और पूरी जंग की भरपाई ईरान को की जाए, तब ये जंग फौरन रुक जाएगी। कल अगर अमेरिका मान जाए तो कल जंग रुक जाएगी। तीन शर्तें बताई हैं, और प्रोफेसर ज़मीर इस वक्त ईरान से लाइव हैं, कुम सिटी से प्रोफेसर हैं, और खामनाई का जो निज़ाम है उसके बहुत करीब हैं। ये के तीन बातें कर रहे हैं कि पहली शर्त ये है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ़ में ये खाली हों, ये वैकेट होने चाहिए, यहाँ से अमेरिकी फ़ौज वापस अमेरिका जाए। दूसरा इनका ये कहना है, जो बड़ा पॉइंट है, कि जंग में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जो है वो अमेरिका भरे, उसकी भरपाई करे। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो सैंक्शंस बरसों बरस से लगे हुए हैं ट्रेडिंग को लेकर, पेट्रोल के या ऑयल के एक्सपोर्ट को लेकर, वो सैंक्शंस, वो पाबंदियां हटनी चाहिए। अगर ये तीन पाबंदियां हटती हैं तो हम हाथ मिलाने को, कंप्रोमाइज़ करने को, समझौता करने को, सीज फायर करने को हम तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ईरान को चाहिए। और एक बात और इन्होंने कही, जो इन्होंने संकेत दिए, कि दुबई है, अबू धाबी है, जब तक हमले अमेरिका के वहाँ से होते रहेंगे दुबई इज़ नॉट सेफ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ज़मीर अब्बास। फिलहाल दुबई सेफ नहीं है, ये वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ज़मीर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, आपने बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत खुल कर दिए, और बड़ी आप साफ गोई से बोलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।